नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद अक्षय मिश्रा में। अभी तक हम लोग ऑप्टिक्स के 2 लेक्चर देख चुके हैं और अब हम लोग ऑप्टिक्स का आज थर्ड लेक्चर देखने जा रहे हैं। विमल जी ने कमेंट किया था कि जो मिरर का साइज़ जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के साइज़ के आधा होने पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज पूरा कैसे दिख सकता है। तो विमल जी, मैं आपको बता दूं कि इसका एक प्रूवमेंट होता है। हालांकि मैं प्रूवमेंट बताऊंगा बट आपके कभी भी टीजीटी या पीजीटी में प्रूवमेंट्स नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अगर प्रूवमेंट्स की बात है तो आज मैं कुछ प्रूवमेंट्स आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज अ, विमल जी की ही बात करते हैं। तो विमल जी की बात करने के पहले सबसे पहले हम लोग आज बात करते हैं ऑप्टिक्स के टॉपिक्स में। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता हूँ कि क्यों ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर होता है उतनी ही दूरी पर इमेज क्यों बनता है। तो चलिए हम लोग पहले यही बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे मान लिया कि ये आपका मिरर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या है, मिरर है। और ये मान लिया आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो कि कितना है, ए है। इस ऑब्जेक्ट से मैंने कहा था कम से कम हम लोग दो रे लेते हैं कम से कम। तो हमने मान लिया कि एक रे जो है वो बिल्कुल क्या हो रही है, परपेंडिकुलर जा रही है। जो रे परपेंडिकुलर जाती है वो ध्यान रखिएगा टकराने के बाद वापस उसी पाथ से वापस हो जाती है। जबकि अनदर रे, मान लिया कि मैंने एक दूसरी रे है जो कि ऐसे किसी एंगल पे जा रही है, तो ये जो रे होगी वो आपकी यहाँ से जब जाएगी, जब यहाँ से टकराएगी, यानी एक तरह से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रे जो है कुछ इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि जहाँ पर इंसिडेंट रे पड़ती है वहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो मैं बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, आपका नॉर्मल होता है। और इंसिडेंट जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। यानी अगर आप देखो तो ये रे आकर के टकराई और टकराने के बाद वापस जा रही है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी रे सीधे आकर के पड़ती है परपेंडिकुलर तो वो उसी पाथ से वापस हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे आपने देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस में, तो अगर कोई कोई भी रे अगर प्लेन मिरर के नॉर्मल पड़ती है तो भी वो बिल्कुल सीधे निकल जाती है। ठीक है ना। जैसे हम बात करें जैसे कॉनकेव मिरर की, मैंने उस दिन बात बताई थी। तो जैसे कॉनकेव मिरर में मान लिया कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग पड़ेगी, मतलब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग, तो वो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल क्या होती है, नॉर्मल पे होती है। क्लियर हो रही बात। तो अब ये देखिए जो रे होगी, इसको अगर हम लोग पीछे की तरफ, मतलब ये ऐसे, इसको अगर हम लोग पीछे की तरफ बढ़ा दें, क्योंकि ये रे वापस जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पीछे से कहीं आ रही है, यानी मिरर के पीछे से कहीं आ रही है। इस मिरर को अगर हम लोग नाम दे दें एम डैश, ऐसा लग रहा है जैसे मिरर के पीछे से कहीं आ रही है। और ये जो रे टकरा करके वापस जा रही है, इसको अगर हम लोग पीछे की तरफ बढ़ा दें तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये रे जो है वो यहाँ कहीं से आ रही है। यानी आप देख रहे हैं कि ये दोनों रे यहाँ से आती हुई प्रतीत हो, ऐसा लग रहा है कि ये वाली रे यहाँ से आ रही है इस पॉइंट से, और ये वाली रे यहाँ से आ रही है इस पॉइंट से। तो हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बी ना मान करके इसको हमने मान लिया कि ये इसका इमेज है। किसका इमेज है, ए का इमेज है, दैट इज ए डैश। मान लिया कि ये इमेज कितना है, ए का इमेज है, जो कि ए डैश है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, यहाँ पर हमको ये प्रूफ करना है, इसको मान लें यहाँ पर ये ए है और ये क्या, ए डैश। तो ये ए डैश, ए क्या था, ये ऑब्जेक्ट था, और ए डैश क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट का इमेज। मैंने कल आपको बताया था कि कम से कम दो रे को ऑब्जेक्ट से लेते हैं, और वो दोनों रे जहां पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहीं पर हम लोग का क्या बनता है, इमेज बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसीलिए ये इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। और मैंने आपको बताया था कि जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज कैसा होता है, सीधा। इसीलिए हमेशा प्लेन मिरर से आपका जो इमेज बनता है वो बिल्कुल सीधा बनता है, पहली बात। दूसरी बात, हमको ये देखना है कि जैसे हमने मान लिया कि ये पॉइंट मान लिया, मैंने ले लिया बी।
हमको ये प्रूफ करना है कि बी ए की जो वैल्यू होगी वो बी ए डैश के क्या होगी, बराबर होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, और ये मान लिया हमने, ये पॉइंट ले लिया हमने सी मान लिया, जहाँ पर ये रे टकरा रही है इसको हमने मान लिया सी। तो पहले हम लोग देख रहे हैं ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, यानी अगर हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में देखें, एंड ट्रायंगल ए डैश बी और सी डैश, ए डैश बी और सी, सॉरी, ए डैश बी और सी। आप ये देख रहे हैं कि जो ए बी सी ट्रायंगल है और जो ए डैश बी सी ट्रायंगल है, यानी ये ए बी सी ट्रायंगल है, तो इसमें देखिए ध्यान से, ये एंगल आई है, तो आप समझ रहे हैं कि ये वाला एंगल भी क्या होगा, आपका आई हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एंगल जो बी ए सी है वो बराबर हो जाएगा एंगल आई के। ये आप देख रहे हैं क्या होगा, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जानते हैं ना, कि जैसे कोई भी दो पैरेलल लाइन है और अगर इस तरीके से तिरछी लाइन जा रही है, अगर ये एंगल आई होगा तो ये एंगल भी आई होगा। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए, ये जो लाइन है, ये जो बिल्कुल सीधी जो ए बी लाइन है और जो इसका नॉर्मल है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये देखिए, ये जो लाइन जा रही है ये पैरेलल है। तो अगर ये एंगल आई होगा तो ये एंगल भी आई होगा। इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरी चीज हम लोग को यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर है। यानी अगर हम लोग देखें कि एंगल आई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के। ये कहाँ से आती है प्रॉपर्टी, ये हम लोग को पता है, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ये मैंने बताया था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ मैंने बताया था, क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। इसके अलावा अब आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पर जो एंगल बी ए डैश सी जो होगा, एंगल बी ए डैश जो सी होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल आर के। यानी एंगल बी ए डैश जो सी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल आर है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका, स्मॉल आर। और ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं मैं बताता हूँ। जैसे मैंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया था, करेस्पॉन्डिंग एंगल ये होते हैं कि जैसे मान लिया कि ये कोई एक लाइन है और ये एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ से इस लाइन पे अगर हम लोग पैरेलल एक लाइन खींच लें तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसके और एक लाइन खींच लें तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी ये एंगल जो होते हैं, ये सारे एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए एक लाइन ये है और इसके पैरेलल में ये देखिए दूसरी लाइन है। और इसका मतलब अगर ये एंगल आर है, मतलब अगर ये एंगल आर होगा ऊपर वाला, तो ये एंगल भी क्या होगा, इसी को अगर पीछे की तरफ बढ़ा दें तो ये सारे एंगल क्या होंगे, 60 होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल क्या होगा, ये आर जो है होगा। ठीक है। इसके अलावा हम लोग को पता है कि जो एंगल आर है वो किसके बराबर है, आई के, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो पहले इसको हम लोग लिखते हैं कि कहाँ से आ रहा है, करेस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जो आर होता है वो किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। जो आर होता है वो किसके बराबर होता है, आई के। तो ये आई हो गया और आपका ये आई हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग क्या कर रहे थे, ये दो ट्रायंगल ले रहे थे। तो इस दो ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, तो दो एंगल बराबर हो रहे हैं। एक तो आपका एंगल, इसका देखिए बी ए सी, एंगल जो तुम्हारा है बी ए सी वो बराबर हो जाएगा एंगल बी ए डैश सी। कितना हो जाएगा बराबर, बी ए डैश, सॉरी बी, ये हो जाएगा आपका बी ए डैश सी। कैसे बराबर होगा समझ में आ रहा है, ये आई है और ये जो आर है, भाई आर और आई तो आपस में बराबर होते हैं ना, ये मैं बता चुका हूँ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो ये भी तो आपका कितना हो जाएगा, आई, जो मैं बता चुका हूँ कि आई आर। यानी एक एक एंगल तो दोनों एंगल में अगर हम लोग कंपेयर करें तो एक तो ये एंगल बराबर हो गया। इसके अलावा एक एंगल आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये एंगल ये 90 डिग्री बन रहा है इधर से भी, और इधर से भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री है और ये भी कितना है, 90 डिग्री एंगल। तो ये आपका हो जाएगा एंगल ए बी सी डैश बराबर हो जाएगा एंगल ए डैश बी सी डैश बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। यानी दोनों ही एंगल क्या है, बराबर है। यानी देखा जाए तो दो एंगल बराबर हो गए। यानी इसका मतलब यहाँ जो कंडीशन हो गई वो क्या हो गई, डबल ए।
यानी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, डबल ए कंडीशन। डबल ए मतलब दो एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर। और डबल ए कंडीशन किसकी होती है, सिमिलरिटी की। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें से डबल ए कंडीशन भी एक होती है। अब वो आप मैथ में पढ़े होंगे। तो डबल ए कंडीशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दो एंगल बराबर हो गए, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल ए बी और सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डैश बी सी के। यानी ट्रायंगल ए बी जो सी होगा वो सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर का साइन इस तरीके से होता है, वो होगा ट्रायंगल ए डैश बी सी के। और जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो हम लोग, और एक चीज देख लो आप लोग, एक तो ये चीज हो गई, एक ये चीज हो गई, और एक चीज और सुनिए, सिमिलरिटी क्या, इसमें तो कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम लोग देखें ध्यान से, कॉन्ग्रुएंसी कैसे लग रही है, मतलब ये डबल ए कंडीशन छोड़ दीजिए आप, क्योंकि सिमिलरिटी में तो क्या करते हैं, रेशियो बराबर होते हैं। लेकिन हम लोग को तो यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या करना है, मतलब सीधे सीधे साइड को बराबर करनी है। देखिए, रेशियो बराबर करने के लिए ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ता है। और अगर साइड्स को आपस में बराबर प्रूफ करना होता है तो हम लोग को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देनी होती है। यानी अगर दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि उनकी साइड्स आपस में बराबर हो सकती है। यानी कि अगर आप देखें यहाँ पर, तो इस ट्रायंगल के लिए एक चीज और देखिए, यानी दो दो एंगल तो मैं बराबर कर दिया था, एक तो ये एंगल हो गया, एक ये एंगल। लेकिन इस इन दो ट्रायंगल यानी कि बी ए सी और बी ए डैश सी, इन दोनों में एक साइड भी बराबर है जो कि बी सी है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि आपकी जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल के लिए क्या होगी, बराबर। आप में तीन चीजें बराबर हो गई, एक साइड, एक एंगल और एक साइड। इसको हम लोग कहते हैं एस ए एस, सॉरी ए एस ए कंडीशन, एंगल साइड एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल साइड एंगल कंडीशन। और अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है कॉन्ग्रुएंसी की। और कॉन्ग्रुएंसी का साइन कुछ इस तरीके से होता है, यानी ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो हम लोग उसकी किसी भी साइड्स को आपस में, दोनों की साइड्स को आपस में बराबर कर सकते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ से, इसका मतलब जो आपकी साइड ए बी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, बी ए डैश के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो ए बी जो साइड होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, बी ए डैश से। यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि मिरर से जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही डिस्टेंस मिरर से इमेज की भी होगी। क्लियर हो गई होगी बात। सो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज नहीं, सो डिस्टेंस, सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द, डिस्टेंस ऑफ इमेज कह सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस ऑफ इमेज लिख दीजिए पहले, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर will be equal to the, equal to the distance of ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गई पहली बात। अब उसके बाद एक विमल भाई साहब ने हमसे पूछा था कि ऐसा क्यों होता है कि भाई जो प्लेन मिरर जो होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर अगर हमको अपना पूरा इमेज, फुल इमेज देखना है, अपना पूरा फुल इमेज देखना है, तो कम से कम शीशे का साइज कितना होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कम से कम शीशे का साइज कितना होना चाहिए, हाफ। तो चलिए उसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि वो कैसे होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने मान लिया कि ये मान लिया कि कोई भी एक आदमी है, मान लिया जिसका ये सर है, हेड है, और यहाँ पे कहीं क्या क्या है, इसका मान लिया ये सर है, और यहाँ पर जो कहीं पर जो है ये इसका पैर है, और यहाँ पे जो है ये इसकी आईज है, यानी आंखें। अब मान लिया
या इसको थोड़ा सा और उधर मान लें, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और नीचे मान लेते हैं। मान लिया कि ये सर है, ये पैर है, ठीक है, और ये मान लिया क्या है, मिरर है, ये प्लेन मिरर है। इसको हमने मान लिया कि ये मिरर क्या है, डैश है, और ये क्या है, इसकी पीछे क्या लगी हुई है, पॉलिश लगी हुई है। हमने मान लिया कि यहाँ पे कहीं पे क्या है, मान लिया ये आईज है। तो भाई हमको तो पूरा इमेज देखना है ना, इसका मतलब सर से भी रेज आ रही होगी। सबसे पहले सर से जाने वाली रेस को हम लोग क्या करते हैं, मिरर के एक एंड पे लेते हैं, और ये एंड पे जाकर के क्या होती है, टकराती है। टकराने के बाद वापस से मान लिया कि कहाँ पहुंच गई, आंखों के पास। लेकिन हमको लोग ऐसा लगता है कि जैसे ये जो रे है वो कहीं पीछे से आती हुई प्रतीत हो रही है। आप लोगों को इमेज बनाना तो आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने इमेज फॉर्मेशन काफी सिखाया है आप लोगों को। इसके अलावा मान लिया कि एक जो रे है वो पैर से आ रही होगी, और उसको कहाँ पे डालेंगे, बिल्कुल इसके एंड पे। कहाँ पे डालेंगे, इस वाले मिरर के एंड पे, ठीक। एंड पे क्यों डाल रहे हैं, ताकि हम लोग को मिरर का एक्चुअल साइज पता चल सके। तो यहाँ से जब ये टकराएगी रे, तो यहाँ से टकराने के बाद मान लिया ये कहाँ पे होगी, आंख में जाएगी। तो अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ा दें, तो देखिए अभी तो हम, तो ये कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसका इमेज जो है, इसका जो हाइट का जो इमेज है, वो हम लोग जो है सर का जो इमेज है वो यहाँ कहीं बन रहा होगा, एच डैश, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपकी। और मान लिया कि जो पैर का जो इमेज है वो मान लिया यहाँ कहीं बन रहा है, एफ डैश, ठीक। तो एक चीज तो आपको मैं बता चुका हूँ कि जितना मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, मान लिया कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, उतनी ही इमेज की मिरर से डिस्टेंस होती है, वो भी मान लिया कितनी है, एक्स है। उतनी ही क्या होती है, मिरर की भी इमेज की डिस्टेंस होती है। मान लिया ये एंगल कितना है, थीटा है। मान लिया ये एंगल कितना है, थीटा है। क्लियर हो रही बात, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हमने मान लिया कि अगर आप यहाँ पे देखें, कौन कौन से ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ई एम, एम डैश, एंड ट्रायंगल ई एच डैश और एफ डैश। अगर हम लोग इस ट्रायंगल को देखें ध्यान से, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए, एक तो अगर हमने ये थीटा एंगल मान लिया, तो देखिए एम ई एम डैश जो एंगल होगा, यानी कि जो आपका एंगल होगा, एंगल एम ई एम डैश, वो बराबर हो जाएगा एंगल एच डैश ई एफ डैश के। ठीक है, देखिए दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। ये हमने लेट किया है, तो एक तरह से जैसे लेट भी ना करते तो भी कोई ना कोई तो एंगल होता है, ये एक तरह से क्या है, गिवन है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि कोई भी एंगल ले लो, जैसे ये एंगल जो है वो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है। मान लिया कि ये एंगल कितना है, ये एंगल मान लिया कि थीटा डैश है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा डैश, क्योंकि करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये लाइन क्या है, इसके क्या है, पैरेलल है। अभी मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल बताया था, यानी एंगल। और दूसरी चीज क्या बराबर है आपकी, दूसरी चीज आपकी क्या बराबर है, एंगल ई एम डैश और एम, ये बराबर हो जाएगा एंगल ई एफ डैश और एच डैश के। ये भी एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गई। तो अगर दो एंगल आपस में बराबर रहते तो यहाँ पे देखिए सिमिलरिटी लगाएंगे, मैंने बताया था सिमिलरिटी की कुछ कंडीशंस अलग होती हैं, कॉन्ग्रुएंसी की अलग होती है। और जब सिमिलर दो ट्रायंगल, अगर सिमिलर ट्रायंगल प्रूव हो जाते हैं, तो वहां पर उसकी साइड का हम लोग रेशियो दे सकते हैं। अब हमने मान लिया कि यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, परपेंडिकुलर डाल दें,
यहाँ से हम लोग क्या करें, परपेंडिकुलर आप डालें या फिर ना डालें, ठीक है। तो देखिए, अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे तो अब अगर यहाँ पर देखिए तो ये कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन है आपकी डबल ए की। तो डबल ए कंडीशन फॉलो कर रही है। अगर डबल ए कंडीशन फॉलो कर रही है, अगर डबल ए कंडीशन फॉलो कर रही है, नहीं उस केस में क्या होगा आपका, जो mm डैश होगा और जो h डैश f डैश का जो रेशियो होगा वो बराबर हो जाएगा, जो mm डैश जो होगा और जो h डैश f डैश का जो रेशियो होगा उसको हम लोग बराबर किसके कर सकते हैं, यहाँ से हमने लाइन डाल दी तो इसको मान लो E और इसको मान लो आप B मान लो और इसको मान लो B डैश। क्योंकि ऐसा होता है ना, फिर दोनों ट्रायंगल की किसी भी साइड्स का रेशियो जो होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, EB जो होगा यानी mm डैश और h डैश f डैश का जो रेशियो होगा वो आपका EB और EB डैश के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहीं ना कहीं ये किसके बराबर हो जाएगा, EB और EB डैश के क्या होगा, बराबर हो। आपको पता है कि EB की वैल्यू कितनी आई थी अभी, EB की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, देखिए ध्यान से, EB की वैल्यू आ रही है आपकी x, EB की वैल्यू कितनी आ रही है x, और EB डैश की वैल्यू कितनी है x प्लस x यानी 2x, ठीक है। यानी हम लोग दे सकते हैं x और ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा mm डैश अपॉन h डैश f डैश x से कट जाएगी, तो mm डैश अपॉन h डैश f डैश की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2। तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जो h डैश f डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ mm डैश। या हम लोग कह सकते हैं कि जो mm डैश की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, h डैश f डैश की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यानी हम लोग कह सकते हैं, और एच डैश एफ डैश तो आप लोग को पता ही है भाई, हाइट तो उतनी होगी ना, जितनी ये हाइट होगी उतनी ये भी हाइट होगी। यानी हम लोग कह सकते हैं एच एफ के बराबर हो जाएगी। यानी हम लोग कह सकते हैं HF/2, यानी हेड से लेकर के फिट तक की जो हाइट होगी उसकी जस्ट आधी हो जाएगी उस मिरर की। यानी और आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग चाहते हैं कि इसकी फुल इमेज बनाएं, क्योंकि इसीलिए तो मैंने यहाँ पर जो लाइन खींची थी इसको हमने क्या माना है कि जितना ये HF है उतना ही आपका क्या हो, एच डैश एफ डैश। तो फुल इमेज, पूरे बॉडी की फुल इमेज चाहिए हमको, तो पूरे बॉडी की अगर हमको फुल इमेज चाहिए तो ये एच एफ की वैल्यू एच डैश एफ डैश के बराबर होगी। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से, इसलिए हमारा मिरर का साइज कम से कम कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो गई होगी विमल जी। तो ये एक तरह का प्रूवमेंट होता है, लेकिन आपके टीजीटी या पीजीटी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रूवमेंट नहीं आएगा। ये वैसे हाई स्कूल का एक प्रूवमेंट है, आपको सिर्फ ध्यान रखनी। तो जो चीज़ें जैसे मैं बताता हूँ तो उसका कोई, उसमें आप नोट कर लीजिए कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि हो सकता है किसी केस में ऐसा पूछा जा सकता है। इसके बाद अब मैं आगे बताता हूँ। नेक्स्ट आता है हम लोगों का मिरर फॉर्मूला। देखिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखिए मिरर फॉर्मूला आज अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने मान लिया कि ये क्या है आपका, कॉनकेव मिरर है।